हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? चलो जो है आज स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स का अगला लेक्चर। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था, याद है आपको? भूल तो नहीं गए? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना अपन ने पिछली क्लास में सीखा। आज हम लोग समझेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हल कैसे करते हैं, मतलब इसका क्या होता है समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हल करना। रासायनिक अभिक्रिया को हल करना, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हल करने का मतलब ऐसा नहीं कोई गणित लगानी है, नहीं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई रिएक्शन दी होती है, कोई अभिक्रिया दी होती है, तो उसमें इतना मोल है तो इतने मोल से कितना मोल बनेगा, इसका वेट क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बेटा क्या होता है, दो मेथड होते हैं। एक होता है मोल विधि और दूसरा होता है ग्राम तुल्यांक विधि। ध्यान से समझिएगा बेटा ना, एक होता है मोल विधि और दूसरा होता है ग्राम तुल्यांक विधि। मोल विधि क्या होता है? मोल विधि जो अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी, मोल विधि में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। मतलब आप जब तक रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है तब तक मोल विधि आप नहीं लगा सकते। यानी यह संतुलित अभिक्रिया के लिए ही मान्य है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब तक संतुलित होगी तभी लगा सकते हैं। और यह विधि सभी जगह मान्य है। सभी जगह का मतलब संतुलित है तब भी लगाओ, संतुलित ना हो तब भी लगाओ। बस इस विधि में जो जरूरी होता है वो होता है ग्राम तुल्यांक। यानी कि ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? एन फैक्टर। अगर आपको एन गुणांक नहीं आता तो यह विधि बेकार हो जाएगी। यानी आपको क्या पता होना चाहिए? एन फैक्टर। तो मोल विधि तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं बेटा वो आपका ग्राम तुल्यांक विधि पढ़ेंगे। ठीक है? ग्राम तुल्यांक विधि क्या होती है ये समझेंगे। ग्राम तुल्यांक विधि, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बेटा a प्लस बी से c प्लस डी हो रहा है। यानी a और b आपस में अभिक्रिया कर रहा है और c और d बन रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, a और b अभिक्रिया कर रहा है और c और d बन रहा है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें रिएक्शन को संतुलित करने की बेटा कतई जरूरत नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं b के ग्राम तुल्यांक के, और यही बराबर हो जाते हैं c के ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएंगे d के ग्राम तुल्यांक। समझिएगा सीधा कॉन्सेप्ट, a के ग्राम तुल्यांक बराबर b के ग्राम तुल्यांक बराबर c के बराबर d के, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ग्राम तुल्यांक का। अब इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मान लीजिए ये आपस में अभिक्रिया किया और t = 0 यानी प्रारंभ में इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम तुल्यांक ना, और इसके 4 ग्राम तुल्यांक ग्राम इक्विवेलेंट। तो मतलब क्या हुआ कि a के 2 हैं और b के 4 हैं,
अच्छा ऊपर कह रहा है कि ए और बी के बराबर होते हैं, इसका मतलब 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा ना बाबू, ऐसा कर मत देना, नहीं तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, देखो सीधा, जिस अभिकर्मक के ग्राम तुल्यांक कम होते हैं वही सीमांत अभिकर्मक होता है। समझिए होता कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस अभिकर्मक के ग्राम तुल्यांक, जिस अभिकर्मक के ग्राम तुल्यांक कम होते हैं वह सीमांत अभिकर्मक होता है। जैसे अपन मोल कॉन्सेप्ट में संतुलित करके सीमांत निकालते थे, यहां डायरेक्ट पता चल जाता है। जैसे ए के ग्राम तुल्यांक कितने हैं 2, बी के कितने हैं बेटा 4, इसका मतलब ए क्या होगा सीमांत होगा। अच्छा ए सीमांत होगा इसका मतलब ए पहले खत्म हो जाएगा, तो ए के बेटा कितने ग्राम तुल्यांक खत्म हुए 2, क्योंकि जो सीमांत है पूरे खत्म हो गए। तो जब ए के 2 ग्राम तुल्यांक खत्म हुए तो बी के भी 2 खत्म होंगे, सी के भी 2 बनेंगे और डी के भी 2 बनेंगे। ये बराबर होने का कॉन्सेप्ट है, यानी बी के बच्चे ग्राम तुल्यांक अगर समझा जाए तो बराबर आ जाएगा 4 थे, 2 अभिक्रिया कर गए, 2 बचे। ये देखो सी के ग्राम तुल्यांक देखा जाए कि सी के ग्राम तुल्यांक ये आ जाएंगे 2 और डी के ग्राम तुल्यांक ये भी आ जाएंगे 2। ये देखिए ये है सीधा सा ग्राम तुल्यांक विधि, बहुत आसान है, बस बैलेंसिंग का झंझट ही नहीं, बस एन फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन समझते हैं, बात जरा समझिएगा इसमें क्या करना है। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा कहा गया, क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 300 ml 0.2 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट में 300 ml 0.01 मोलर BaCl2 मिलाया गया। देखिएगा मिलाया गया, BaSO4 का भार क्या होगा, ये क्वेश्चन है। BaSO4 का भार क्या होगा। अब देखो जब आपने एल्युमिनियम सल्फेट में, समझिएगा बेटा ना, जब आपने एल्युमिनियम सल्फेट में BaCl2 मिलाया तो यहां से बना BaSO4 और AlCl3। ये देखिए ये अभिक्रिया भी पता होनी चाहिए ना। देखिए अब क्या होता है कि देखो एक होता है ग्राम तुल्यांक, आपको बताया गया था एक मिली तुल्यांक भी होता है। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक और मिली तुल्यांक, अगर ये समझें कि ग्राम तुल्यांक क्या है मिली तुल्यांक क्या है, तो ग्राम तुल्यांक पता है ना, ग्राम तुल्यांक को 1000 से गुणा करते हैं तो मिली तुल्यांक क्या जाता है। अच्छा मिली तुल्यांक के लिए अपन पढ़ते थे बेटा मिलीमोल। मिलीमोल कैसे निकालते थे याद करो, आयतन ml में दिया हो, मोलारिटी को गुणा कर दें तो आता है मिलीमोल, और मिलीमोल को n फैक्टर से गुणा कर दें तो हो जाता है मिली तुल्यांक। तो देखिएगा Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट के अगर हम निकालें कि मिली तुल्यांक कितने होंगे तो ये आ जाएंगे 300 इंटू 0.2, ये हो गए मिलीमोल। अच्छा इसका n फैक्टर होगा 6 कैसे बेटा, सॉल्ट है, सॉल्ट में कितने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, तो Al में बेटा +3 होता है तो Al2 6 हो गया। तो यहां से आप ये देखिए कि भाई कितना आएगा, यहां से 003 60 और इंटू 6 360। चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ कर दोगे तो सब गलत हो जाएगा। क्लियर, तो 360 मिली इक्विवेलेंट एल्युमिनियम सल्फेट क्या है। अच्छा अगर हम कहें कि BaCl2 के मिली तुल्यांक कितने हुए, तो ये आ गए 300
इंटू 0.01, इसका इन फैक्टर 2 होगा, चेक करो बेटा, क्लियर। तो ये 6 आएंगे, देखो बहुत कम आ गए, 6 मिली इक्विवेलेंट, इसी को मिली तुल्यांक कहते हैं। देखिए क्लियर है, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। क्लियर, इसका मतलब हुआ कि BaCl2 सीमांत अभिकर्मक होगा। BaCl2 क्या होगा बेटा, सीमांत। यानी BaCl2 के कितने मिली इक्विवेलेंट आए हैं, 6, यानी BaCl2 के 6 के 6 खत्म हो गए। अच्छा, जब इसके 6 खत्म हो गए तो इसके भी 6 खत्म होंगे, इसके भी 6 बनेंगे, इसके भी 6 बनेंगे। यानी बेरियम सल्फेट के मिली तुल्यांक, बेरियम सल्फेट के मिली तुल्यांक आएंगे 6। क्लियर, यहां से बेटा बेरियम सल्फेट के मिली मोल निकालिएगा तो मिली तुल्यांक बटे इसका एन फैक्टर 3 आ गया है। देखो अब क्या करिए, बेरियम सल्फेट के मिली मोल आई गए हैं तो मोल निकाल लीजिए। बेरियम सल्फेट के मोल कैसे निकालोगे, मिली मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्लियर। सो यहां से बेरियम सल्फेट का भार, भार कैसे निकालोगे, मोल को उसके अणु भार से गुणा करेंगे। तो 3 × 10⁻³ इंटू उसका अणु भार होगा 233। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन, देखिए ऐसे करना है आपको। क्या समझ में आया? एक बार सीमांत आ गया, सीमांत आ गया तो सबके बराबर कर दो, आ गया। उसको जो है मिली इक्विवेलेंट है तो एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, मिली मोल आ जाएंगे, और मिली मोल आ गए तो हम अणु भार से गुणा कर दीजिए, वेट आ गया। आसान है, देख लीजिए। क्या भाई बात समझ में आई? इस तरह से जो है क्वेश्चन बनता है। यानी देखो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राम तुल्यांक विधि में क्या होता है कि अगर अपने को ये पता चल जाए कि यार कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, अगर ये समझ में आ गया ना बेटा कि ये इससे अभिक्रिया कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, उन दोनों के मिली तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक को बराबर कर देना है और आंसर आ जाता है। क्या कहानी क्लियर हुई? क्या आपको समझ में आया कैसे कैसे करना है? देख लीजिए। सो यहां से अगर बात करें कि भाई ये समझ में आ गया, सो दूसरा पॉइंट जो अपन अब पढ़ने वाले हैं, बात जरा समझिएगा, बस 1 मिनट बेटा। देखिए सो अपन ने क्या समझा कि ये आ गया भाई, कैसे हुआ। अब ध्यान सुनिएगा, इसके बाद जो है जैसे एक क्वेश्चन और लिखिए, 0.1 मोलर H2SO4 के कितने ml मिलाए जाएं जिससे 300 ml 0.12 मोलर NaOH पूरी तरह से उदासीन हो जाए। ये देखिए क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले बात को समझिए। कह रहा 0.1 मोलर H2SO4 के कितने ml मिलाए जाएं जिससे इतना NaOH पूरी तरह उदासीन हो जाए। अब एक बात समझो, इसका मतलब ये हुआ कि NaOH का रिएक्शन H2SO4 से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो H2SO4 के मिली तुल्यांक होंगे, समझिएगा बेटा, H2SO4 के जो मिली तुल्यांक होंगे बराबर होंगे NaOH के मिली तुल्यांक के। ये देखो H2SO4 के मिली तुल्यांक बराबर किसके होंगे? NaOH के मिली तुल्यांक से। क्लियर? अब जरा बात समझिएगा,
अब ध्यान से, मिली तुल्यांक कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इंटू मोलारिटी मिली मोल होता है, और जब उसको हम एन फैक्टर से गुणा करते हैं तो मिली तुल्यांक आता है। यानी H2SO4 के मिली तुल्यांक अगर वॉल्यूम V मान लें तो मोलारिटी M है, इसका एन फैक्टर 2 होता है। बेटा देखो ये बराबर हो जाएगा 300 ml NaOH है, 0.12 है, इसका एन फैक्टर 1 होगा। लो V निकाल लो, आंसर आ गया। देख लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा V। ऐसे क्वेश्चन आते एक एक लाइन में, देखिए क्लियर। पहले बताओ बात क्लियर हो रही है? सीधा आपको क्या करना है, बराबर कर देना बस एन फैक्टर का। अगर देखो, अगर आपको बेटा एन फैक्टर नहीं आता तो ये रिडॉक्स का ये वाला जो पार्ट है ये बहुत टफ हो जाता है, फिर आपसे नहीं होगा। मतलब बिना एन फैक्टर के आप ये कर नहीं सकते। देखिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा अगला देखो, अब इसमें देखो, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर ए और बी आपस में रिएक्ट करता है तो ए के ग्राम तुल्यांक और बी के ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है, समझिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि आप 3 लाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से उत्पाद बन रहा है मान लीजिए। क्लियर। अब इसमें क्या है, देखो इसमें 2 केस है बेटा। फर्स्ट केस कि अगर ए बी तथा सी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ए बी तथा सी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ए के मिली तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक एक ही बात है, वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर होगा बेटा बी के मिली तुल्यांक बराबर होगा सी के मिली तुल्यांक और बराबर होगा बेटा ये उत्पाद के मिली तुल्यांक। सब बराबर होंगे। ये देखिए, अगर कब, जब ये तीनों ए बी सी तीनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। दूसरा केस ये है कि अगर ए तथा बी आपस में कोई अभिक्रिया नहीं कर रहे, लेकिन सी ए तथा बी दोनों से अभिक्रिया कर रहा है। समझिए, लेकिन सी ए तथा बी दोनों से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या होगा, मतलब ए और बी आपस में कोई अभिक्रिया नहीं कर रहे। अगर बेटा ए और बी आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो क्या होगा समझिए, ए के मिली तुल्यांक प्लस बी के मिली तुल्यांक बराबर होंगे सी के मिली तुल्यांक। ये देखिए, और यही बराबर हो जाएंगे बेटा उत्पाद के मिली तुल्यांक। ये देखिए, ये है क्वेश्चन। समझ में आया कि अगर ए बी सी तीनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं
तो सब के बराबर कर दो। लेकिन अगर ए और बी आपस में नहीं कर रहे, लेकिन सी ए से भी कर रहा है, बी से भी कर रहा है, तो जो बेटा सी के मिली तुल्यांक होंगे वो ए के मिली तुल्यांक प्लस बी के मिली तुल्यांक होंगे, ध्यान रखिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे क्वेश्चन देखिए, इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए एक बर्तन में 2 मोल H2C2O4 तथा 2 मोल NaHC2O4 है। देखो एक बर्तन में आपने 2 मोल क्या लिया बेटा, H2C2O4 को बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड ना, और NaHC2O4 को बोलते हैं बेटा सोडियम बाइऑक्सिलेट, ठीक है। तो बर्तन में कितने मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाए जाएं जिससे मिश्रण पूरी तरह से उदासीन हो जाए। ये देखिए बात समझिए, एक बर्तन में H2C2O4 और NaHC2O4 है, करा उस बर्तन में कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाए जिससे मिश्रण पूरी तरह से उदासीन हो जाए। इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब यह है कि देखिए H2C2O4 और NaHC2O4 ये अम्ल है, H2C2O4 तथा NaHC2O4 ये दोनों क्या है, अम्ल हैं। अच्छा अम्ल है तो ये अम्ल है तो ये आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और जब आप क्षार मिलाओगे तो दोनों अम्लों से अभिक्रिया करेगा। इसका मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम तुल्यांक बराबर होंगे H2C2O4 के ग्राम तुल्यांक प्लस NaHC2O4 के ग्राम तुल्यांक। चेक करिए बेटा, ये देखिए। अच्छा अगर इसका मोल अब बेटा x मान लें तो इसका n फैक्टर 2 होगा, तो मोल से इंटू n फैक्टर ग्राम तुल्यांक बराबर, देखिए H2C2O4 के मोल दिए थे 2 और इसका n फैक्टर होगा 2, डाई बेसिक एसिड है, प्लस 2 इंटू 1, इसका n फैक्टर बेटा 1 होगा, क्यों, एक ही H है देखो, तो यहां से x का वैल्यू 3 आ जाएगा, देख लो। यानी अगर हम 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो मिश्रण पूरी तरह से उदासीन हो जाएगा। क्या कहानी क्लियर हुई, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए कि भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर देखो अगला क्वेश्चन ये है कि एक बर्तन में 2 मोल बेटा FeC2O4 तथा 2 मोल Fe2C2O4 होल थ्राइस, ध्यान से देखिएगा बेटा, है ठीक है। बर्तन में कितना मोल KMnO4 मिलाया जाए, समझिएगा बेटा, बर्तन में कितना मोल KMnO4 मिलाया जाए जिससे मिश्रण पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाए। ये देखिए
करा एक बर्तन में 2 मोल FeC2O4 तथा 2 मोल Fe2C2O4 थ्राइस है, बर्तन में कितना मोल KMnO4 मिलाया जाए जिससे मिश्रण पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाए। क्योंकि ऑक्सीकृत क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेटा क्या है कि जो KMnO4 है वो ऑक्सी कारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो हमारे को क्या समझना पड़ता है इन सब क्वेश्चन में, कि जो आप अभिकारक मिला रहे हो वो किससे किससे अभिक्रिया करेगा, और जिससे जिससे अभिक्रिया करेगा उनके ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ के बराबर कर दो, आंसर आ जाता है। तो बेटा KMnO4 जो है ऑक्सीकृत है, मतलब ऑक्सी कारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो देखो मिश्रण में अगर हम समझें कि आपके पास जो बर्तन में मिश्रण है, मिश्रण में क्या क्या है, मिश्रण में 3 है। देखो कैसे, यहां पे आप देखो ये FeC2O4 है, यहां FeC2O4 मिल रहा है +2 और -2, यहां पे ये फेरिक ऑक्सिलेट है बेटा, यहां +3 है, यहां -2, तो ऑक्सिलेट का होता ही है। तो यानी कि आपके पास +2 है, ऑक्सिलेट आयन है, +3 है। अच्छा, आयरन का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। आयरन का बेटा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +3। अगर आयरन का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है, इसका मतलब +3 के ऊपर तो नहीं जाएगा, यानी जो KMnO4 है वो इसको तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। देखो अच्छा, इसको करेगा, कहां करेगा भाई, +2 से कहां ले जाएगा, +3 में। अच्छा, इसको भी करेगा, अगर आपने याद करो इनफैक्ट में बताया गया था कि जो ऑक्सीलेट आयन है ऑक्सीकृत होता है, कहां चला जाता है, CO2 में, इसका इनफैक्टर 2 आता है। यानी देखो सीधा करना पड़ेगा अपने को कि भाई इसमें जो है ऐसा करना है कि KMnO4 के जो ग्राम तुल्यांक हैं ये बराबर होंगे Fe+2 के ग्राम तुल्यांक प्लस C2O4 -2 के ग्राम तुल्यांक। ये देखिए KMnO4 का अगर x मोल मान लें तो इसका एन फैक्टर 5 होता है, अगर कुछ ना दिया हो तो 5 मान लेते हैं। Fe+2 के ग्राम तुल्यांक, देखो Fe+2 के, देखो इसके 2 मोल हैं, देखो अगर इसके 2 मोल है तो बेटा Fe के भी मोल 2 होंगे मोल, और उसका एन फैक्टर 1 होगा, प्लस ऑक्सिलेट, देखो यहां पे 2 है तो इसके ऑक्सिलेट के भी 2 आ जाएंगे, और इस पूरे का 2 है तो यहाँ 3 है, देखो 6 यहां से आएंगे, यानी ऑक्सिलेट का टोटल जो मोल आएगा बेटा वो 6 आएगा। तो नहीं, 6 तो यहां से, 2 यहां से, 8 आएगा, तो 8 × 2 एन फैक्टर 2, तो यहां से आ जाएगा बेटा 18, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 18/5 मोल। ये देखिए समझ में आया, ये है मेथड, देख लीजिए बहुत आसान है। बस अपने को रिडॉक्स में क्या होता है, रिडॉक्स में अपने को पता होना चाहिए कि कौन किससे अभिक्रिया कर रहा है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया बेटा कि कौन किससे अभिक्रिया कर रहा है, बस मिली तुल्यांक ग्राम तुल्यांक बराबर कर दो, खट से अननोन जो होगा वो आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अब जो है देखिए, अब रिडॉक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग जो सबसे ज्यादा लोगों को टफ लगती है, सबसे ज्यादा टफ क्या होता है रिडॉक्स में, पता है क्या होता है, टाइट्रेशन, अनुमापन। सो अब हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशन, अनुमापन। देखो होता क्या है, बहुत आसान सी चीज है, ऐसा कोई भारी चीज नहीं है। जो अभी पढ़ रहे थे अभी वो भी अनुमापन के क्वेश्चन ही कर रहे थे। एक्चुअली में होता क्या है, कभी अब लैब में गए होगे तो देखे होगे टाइट्रेशन कैसे होता है। तो टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि देखो टाइट्रेशन में क्या होता है, ठीक है, टाइट्रेशन में 2 पॉइंट होते हैं। क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग
तुल्यांक बिंदु और एक होता है एंड पॉइंट। इसको बोलते हैं अंत बिंदु। क्लियर? दो तरह से, एक तुल्यांक बिंदु, एक अंत बिंदु। ठीक है। अब होता क्या है एग्जैक्टली में, अगर आप उसका देखोगे डायग्राम, देखो ये फ्लास्क है जिसका कि टाइट्रेशन कराना है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। देखिए ये जो है ये फ्लास्क, कभी देखोगे स्कूल में अगर आप गए हो लैब में तो इस तरह का सिस्टम टेबल पे फिट होता है। सो ये आपका फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है। इसमें क्या होती है, रीडिंग लिखी होती है, याद है ना, ये ब्यूरेट है। क्लियर? तो ये जो है ब्यूरेट, ये ब्यूरेट है, ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क है। क्लियर? क्लियर? एक पिपेट भी होता है जिससे मुंह से खींच के डालते हैं, याद अगर आप लैब में गए होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक और मिलाते हैं कंपाउंड, सूचक, इंडिकेटर, सूचक। सूचक क्या करता है? सूचक आपको क्या करता है बेटा कि ये सूचना देता है कि रिएक्शन हो गई है। ये क्या करता है? सूचना देता है, रिएक्शन के समापन का आपको ज्ञात कराता है कि रिएक्शन हो गई है। तो होता क्या है कि सूचक कैसे कराता है? क्या होता है बेटा, हर सूचक का हर मीडियम में अपना एक कलर होता है। यानी एसिडिक मीडियम में अलग कलर होगा, बेसिक मीडियम में अलग कलर होगा। तो यहां से जैसे मान लीजिए यहां एसिड है, यहां बेस है, तो ये एसिडिक मीडियम में अलग कलर होगा, यहां बेसिक मीडियम है। यहां से अपन टाइट्रेशन करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। और क्या करते हैं, इस फ्लास्क, कभी लैब में गए होगे, नहीं होगे जाओगे, फ्लास्क को क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं जिससे होमोजीनियस मिश्रण बनता रहे, यानी सब मिलता रहे कलर। सो एक टाइम आएगा जिसमें अपना कलर बदल देगा। कलर बदल देगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन हो गई है। तो इसमें जो अंत बिंदु है इसमें रंग परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग परिवर्तन होता है। इसमें रंग परिवर्तन होता है। और इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है, बिल्कुल ऐसे सोचो, रंग परिवर्तन कब होगा? अगर ये अम्ल है, ये क्षार है, जब अम्ल क्षार पूरा बराबर हो जाएंगे तो ये तो उदासीन होगा, लेकिन कलर तो मीडियम बदलने से होता है। यानी अगर ये अम्ल है, ऊपर क्षार है, तो जब ये नीचे वाला क्षारी हो जाएगा तब कलर बदलेगा। तो क्षारी कब होगा? एक तो बराबर में न्यूट्रलाइज उदासीन, उसके बाद एक ड्रॉप जब एक्स्ट्रा डालोगे ब्यूरेट से, तो क्या ये फ्लास्क का माध्यम है, ये क्षारी हो जाएगा और कलर बदल जाएगा। यानी जो तुल्यांक बिंदु होता है इसमें एक मिली तुल्यांक
बराबर बी के मिली तुल्यांक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ए यहां है, मान लीजिए अगर ए यहां है और बी जो है आपका ब्यूरेट में है, तो जब एग्जैक्टली बराबर होता है तो ग्राम तुल्यांक अपना तुल्यांक बिंदु होता है। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगात्मक तरीके से आप तुल्यांक बिंदु माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुल्यांक बिंदु तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब कलर बदलेगा। कलर बदलेगा वो एंड पॉइंट है। तो क्या होता है कि एंड पॉइंट और तुल्यांक बिंदु वो लगभग सेम है, बस एक बूंद का फर्क है। क्योंकि तुल्यांक बिंदु में क्या होता है? बराबर, और जब ऊपर से ब्यूरेट से एक बूंद नीचे आती है तो माध्यम चेंज, कलर चेंज। तो चाहे वो तुल्यांक बिंदु लिखा हो चाहे अंत बिंदु लिखा हो, हम यही करेंगे, बराबर कर देंगे सीधा। तो कुछ और कुछ होता ही नहीं। टाइट्रेशन कोई बेहतरीन चीज नहीं है, यही है कि मिली तुल्यांक को बराबर करना है बस। क्लियर है बेटा? अब क्या होता है कि इसमें टाइट्रेशन में एक जो है मानक विलयन आएगा। मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, देखिएगा, ऐसा विलयन जिसकी मोलरता पता होती है उसे मानक विलयन कहते हैं। मानक विलयन को सदैव, मानक विलयन को सदैव ब्यूरेट में लेते हैं। ये देखो, ये है मानक विलयन। मानक विलयन को सदैव क्या करते हैं बेटा? ब्यूरेट में लेते हैं। देख लीजिए, क्लियर है? पहले बताओ समझ में आया? अब जो है डिफरेंट टाइप्स के टाइट्रेशन यानी अनुमापन के प्रकार। अनुमापन के प्रकार। सो पहला अनुमापन है एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन में क्या होगा कि भाई आपके पास कुछ अननोन है। भाई अनुमापन करके क्या करते हैं? जो अननोन होता है, अज्ञात होता है, उसको निकालते हैं। मान लीजिए अम्ल का कुछ अननोन है। अननोन क्या होता है? परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो सकती है, मोलारिटी निकालनी हो सकती है। ठीक है, सो ध्यान सुनो। मान लीजिए क्या होगा इसमें कि मान लीजिए फ्लास्क में अम्ल है। क्या है फ्लास्क में? मान लीजिए कि फ्लास्क में मान लीजिए फ्लास्क में अम्ल है, तो अम्ल का अनुमापन, तो अम्ल का अनुमापन क्षार के मानक विलयन से उचित सूचक की उपस्थिति में
करेंगे। ये देखो, क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल क्षार का अनुमापन कर रहे हैं, सूचक है, सूचक अपना कलर बदल देगा। तो अंत बिंदु पर जब कलर बदल गया, सो क्या करेंगे बेटा, क्षार के मिली तुल्यांक बराबर हो जाएगा अम्ल के मिली तुल्यांक। ये देखो, क्षार के मिली तुल्यांक बराबर अम्ल के मिली तुल्यांक हो जाएगा। अब ये हुआ कि क्षार के मिली तुल्यांक कैसे निकालोगे, तो देखो जो ऊपर ब्यूरेट में था क्षार, अच्छा वो मानक था, इसका मतलब उसकी मोलारिटी, मोलारता तुम्हें पता थी। जब अंत बिंदु आया, कलर बदला, तो ब्यूरेट की रीडिंग से पता चल गया कि कितना अम्ल क्षार यूज हुआ है। तो अम्ल पता चल, क्षार पता चल गया कि कितना यूज हुआ है, कितने ml क्षार यूज हुए पता चल गया। क्षार की मोलरता पता थी, दोनों को गुणा करोगे, n फैक्टर से गुणा करोगे, मिली तुल्यांक क्षार का आ जाएगा। एक बार क्षार का मिली तुल्यांक आ गया, उसको अम्ल के मिली तुल्यांक के बराबर कर दिए, फिर मिली मोल निकाल लो, मोल निकाल लो, भार निकाल लो, जो निकालना है निकाल लो। ये है एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। सेवेंटी ग्राम NaOH के नमूने को, नमूने का मतलब होता है उसमें इंप्योरिटी भी होगी, नमूने को 500 ml जल में मिलाते हैं। समझिएगा बेटा, 500 ml जल में मिलाते हैं, ठीक है। इसके 50 ml का अनुमापन 0.1 मोलर H2SO4 के मानक विलयन से कराते हैं। इसमें 60 ml H2SO4 प्रयोग होता है। तो NaOH के नमूने में प्रतिशत शुद्धता क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो प्रतिशत शुद्धता क्या होगी किसमें, NaOH के नमूने में। अब ध्यान से समझिएगा कि यार ये क्या है, बहुत आराम समझिए। देखो क्या हुआ कि आपके पास 70 ग्राम तो सैंपल है, 70 ग्राम किसका है बेटा, ये NaOH का नमूना है। उसको हमने बेटा 500 ml जल में मिलाया, ठीक है। ऐसे सोचो कि आपके पास 500 ml है और इसमें 70 ग्राम है। पहले बताओ समझ में आया भाई, 70 ग्राम में 500 ml मिला दिए ना, तो इसका मतलब 500 ml में 70 ग्राम है। अच्छा अनुमापन तो 50 ml का किए हो, तो अपन ने इससे कितना निकाला, 50 ml। इससे कितना निकाला, 50 ml। तो इस 50 ml में कितना ग्राम निकला, चेक करो भाई। 500 में 70, 500 में 70 तो 50 में कितना, निकाल के लो यार। 500 में 70 तो 50 में कितना, 70 बटे 500 इंटू 50, तो कितना निकलेगा। समझ में आया कैसे,
70/500 इंटू 50, 500 में 70 तो 50 में इतना, ये खत्म, में 7 आ गया। अब इसका अनुमापन हमने H2SO4 से कराया, यानी इसमें 7 ग्राम में जो शुद्ध NaOH होगा वो अभिक्रिया करेगा H2SO4 से। ये है कहानी। यानी यहां से लिखिएगा कि H2SO4 के मिली तुल्यांक बराबर होंगे NaOH के मिली तुल्यांक के। ये देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। H2SO4 के मिली तुल्यांक बराबर होंगे NaOH के मिली तुल्यांक के। क्या कहानी समझ में आई बेटा? देख लो। सो अगर ये आ गया तो अब देखो कि H2SO4 का मिली तुल्यांक है कितना। तो देखो H2SO4 के मिली तुल्यांक हैं कितने हैं? देखो 60 ml है, 0.1 मोलर है, तो 60 इंटू 0.1 इंटू 2, एन फैक्टर लेना पड़ेगा बेटा ना। तो यहां से कितना आ जाएगा? 12। ये देखो, क्या यही बराबर हो जाएंगे NaOH के मिली तुल्यांक के? देखो तो यानी NaOH के मिली तुल्यांक आ गए, तो NaOH के मिली मोल निकाल लीजिए। अच्छा, मिली मोल कैसे निकालेंगे? मिली तुल्यांक बटे एन फैक्टर, NaOH का एन फैक्टर तो 1 होता है, तो 12/1, 12 भी आ गया। देखो अब आप क्या कर लो, NaOH का मोल निकाल लो, मिली मोल से मोल, NaOH के मोल, तो मोल आ जाएगा बेटा 12 इंटू 10⁻⁻3। मिली मोल से मोल निकालने का तरीका। अब आप क्या करो, NaOH का भार निकाल लो। NaOH का भार, भार कैसे निकालते हो? मोल को उसके अणु भार 40 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 0.48 ग्राम। चेक कर लेना, यही आएगा। देखो 48, हाँ 0.84 ग्राम। अच्छा, ये 0.84 ग्राम शुद्ध NaOH आया बेटा। अब आपको निकालना था प्रतिशत शुद्धता, तो कितने ग्राम में ये 0.48 ग्राम है? 7 ग्राम है। 70 में नहीं, 7 में, क्योंकि अभिक्रिया तो इससे हो रही है। तो 7 में 0.48 शुद्ध है, तो 100 में कितना होगा? आंसर निकाल लो। तो NaOH की देखो NaOH की प्रतिशत शुद्धता ये आएगी 0.48 डिवाइड बाई 7 इंटू 100। चेक कर लो, निकाल लोगे, सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ जाए। ये है भाई 7 में 0.48 शुद्ध है ना बेटा, तो 100 में कितना होगा? ये आंसर आ गया। देख लो, ये है अम्ल क्षार अनुमापन। कुछ नहीं होता है, जो हमने पहले बताया ना कि होता क्या है कि जब भी ये इससे रिएक्ट करे, दोनों के मिली तुल्यांक बराबर कर दो, हर तरह के अनुमापन में यही होगा, ध्यान रखना। देख लो, क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग अगला अनुमापन पढ़ेंगे, बैक टाइट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आता है। बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन हिंदी होती है पश्च अनुमापन। बैक टाइट्रेशन मतलब दोबारा, पुनः लिख सकते हैं। पश्च मतलब पुनः अनुमापन, बैक मतलब समझ आएगा ना, दोबारा। ये होता क्या है समझिए। देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए
ये अभिकर्मक ए है कोई, ठीक है। इसकी हमारे को शुद्धता निकालनी है, प्योरिटी निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें कोई बी अभिकारक मिलाते हैं, वो भी आधिक्य में, ठीक है। बी अभिकारक मिला देंगे आधिक्य में, तो होगा क्या, सोचो कि अगर बी आधिक्य में, अच्छा वही मिलाएंगे जो ए और बी आपस में अभिक्रिया करें, ये नहीं कि HCl में HCO4 मिला दिए, अभी अभिक्रिया तो होनी चाहिए ना भाई। तो ए में बी आधिक्य में मिला दिए। जब ए में बेटा बी आपने आधिक्य में मिलाया तो ए तो पूरी तरह खत्म हो गया। सोच के देखो, ए क्या हो गया बेटा, पूरी तरह खत्म हो गया। अगर ए पूरी तरह खत्म हो गया तो क्या बर्तन में बी बचा होगा, पहले समझ में आया कि नहीं। यानी यहां से आपको क्या हुआ कि ये जो फ्लास्क बचा, इसमें बचा हुआ बी है, बचा हुआ बी, समझ में आया। और फिर इसका अनुमापन सी अभिकारक से कराए, सी अभिकारक के मानक विलयन से। मानक विलयन मतलब ब्यूरेट में लेके, जिसका की मोलारिटी हमें पता होती है। अब बताओ, इसका मतलब इसमें सूचक भी मिला होगा, क्योंकि अब अनुमापन करा रहे हो ना बेटा, तो इसमें सूचक मिला होगा, तो इसके अपने को पता चल जाएंगे मिली तुल्यांक, जैसे टाइट्रेशन में होता है। तो समझो क्या होता है, लिखते हैं इसमें, इस अनुमापन में किसी अज्ञात अभिकर्मक, अज्ञात मतलब उसकी कुछ चीजें अननोन है, अभिकर्मक ए में उचित अभिकर्मक, उचित मतलब जो अभिक्रिया करे, उचित अभिकर्मक बी की आधिक्य मात्रा मिलाते हैं। आधिक्य मात्रा मिलाते हैं, जिससे ए पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है, और बी बच जाता है। ये देखिएगा बेटा, इस बचे हुए बी को किसी उचित अभिकर्मक सी के मानक विलयन से सूचक की उपस्थिति में अनुमापित कराते हैं। अनुमापित कराते हैं तथा ग्राम तुल्यांक विधि से ए की अज्ञात मात्रा
निकालते हैं। ये देखिए बेटा, काफी लिख दिए, हाथ दर्द होने लगा। देखो एक बार अच्छे समझो क्या होगा कि कह रहा है कि इस अनुमापन में किसी अज्ञात अभिकर्मक ए में उचित अभिकर्मक बी की आधिक्य मात्रा मिलाते हैं। मतलब यहां पे ए है जिसका कि हमें प्रतिशत शुद्धता निकालनी है, मोलारिटी निकालनी, जो भी अज्ञात है, उसमें हम क्या करेंगे, उचित अभिकर्मक बी मिला देंगे। यानी बी क्या है, आधिक्य में है। तो बेटा क्या होगा कि ए तो पूरी तरह खत्म हो गया, बी बच गया। जो बचा हुआ बी है उसका अनुमापन किसी सुटेबल रिएजेंट यानी कि उचित अभिकर्मक सी के मानक विलयन से कराते हैं सूचक की उपस्थिति में, और ग्राम तुल्यांक विधि से ये निकालेंगे। अब कैसे ग्राम तुल्यांक विधि लगेगी ये समझते हैं, देखिएगा। अब इसमें देखो सबसे पहला काम, सबसे पहले हमने क्या किया कि सी का लिया मानक विलयन और टाइट्रेशन कराया। तो जब एंड पॉइंट आया होगा, जब अंत बिंदु आया होगा, तो सी के जो ब्यूरेट है उसमें रीडिंग आ जाएगी, वो लिखा होता है क्वेश्चन में। तो उसके एमएल पता चल गए, मोलारिटी पता थी, मानक विलयन। तो सबसे पहले हमें क्या पता चल जाएंगे, देखिए ना, सी के मिली तुल्यांक बराबर मान लीजिए x आ गया। सी के मिली तुल्यांक कितने हो गए बेटा, x। अच्छा ये जो सी के मिली तुल्यांक x है ये बराबर होंगे बी के बचे हुए मिली तुल्यांक। ये देखिए क्लियर है। अब आपको देखो बी के प्रारंभिक मिली तुल्यांक मान लीजिए y है। बी के प्रारंभिक मतलब जब ए में मिलाए थे आधिक्य में, वो y है। अब बचे हुए कितने हैं, x। सो ए के मिली तुल्यांक होंगे, क्या होगा बोलो जल्दी से, ए के मिली तुल्यांक क्या होंगे, जो बी से अभिक्रिया किए होंगे। तो बी से अभिक्रिया क्या किए होंगे, जो टोटल थे उसमें जो बचे हुए माइनस कर दो, यानी बी के प्रारंभिक मिली तुल्यांक माइनस बी के बचे मिली तुल्यांक। चेक करो बेटा, भाई प्रारंभिक में से बचे हुए माइनस कर दो। अच्छा जो सोचो 10 मिलाए थे, 2 बच गए, तो 8 कहां गए, वो ए से रिएक्ट किए, तो यहां से ये आ जाएगा बेटा y माइनस एक्स। ये देखो, तो एक प्रकार से अपने को क्या पता चल गए, ए के मिली तुल्यांक, और एक के मिली तुल्यांक पता चल गया तो सब आ गया। फिर तो क्या है, मिली मोल, वेट, भार, प्रतिशत, जो निकालना हो निकाल लो, देख लो। अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 70 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नमूने को 200 ml जल में मिलाते हैं। समझ में आ गया। इसके 25 ml में 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 मिलाते हैं। समझिएगा। परिणामी विलयन को, परिणामी विलयन मतलब समझ में आ गया, विलयन को 100 ml 0.1 मोलर
NaOH से पूरी तरह से उदासीन कराते हैं। नमूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिशत शुद्धता क्या होगी ये निकालना है। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन है। सो जो है, देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने 70 ग्राम सैंपल लिया, 200 ml जल में मिलाया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 200 ml है, उसमें 70 ग्राम है। क्लियर। फिर हमने बेटा क्या किया, इससे 25 ml निकाल लिया। तो जब आपने इससे 25 ml निकाला, सोचो 25 ml निकाला तो कितना वेट निकला होगा, समझो। 200 ml में 70 इंटू 25, ये देखो तो कितना निकल आया, 25 कितना आ गया भाई, ये चेक करो। तो यहां से आ जाएगा कितना, 7/8 आ जाएगा क्या, चेक करो बेटा। 25 अट्ठे 200, 70/8 ना, यानी कि 35/4 ग्राम। चेक कर लेना, गड़बड़ मत करना। 35/4 ग्राम निकला, चेक करो। क्या भाई सही है, इतना ग्राम निकला। और इसमें हमने मिलाया H2SO4, समझो। यानी क्या करना है आपको, H2SO4 के मिली तुल्यांक निकालिए। H2SO4 के जब आप मिली तुल्यांक निकालिएगा तो देखो बेटा 100 ml 0.2, इसका एन फैक्टर 2 होता है ना, देखो तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। चेक करो, ये हो गया आपका 40 मिली तुल्यांक। अच्छा फिर देखो, ये तो अच्छा, ये 40 मिली H2SO4 क्या है बेटा, अम्ल। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया है, तो ये H2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को खाया होगा, न्यूट्रलाइज किया होगा। फिर कह रहा जो परिणामी विलयन बचा, परिणामी विलयन मतलब अभिक्रिया होने के बाद, उस परिणामी विलयन में आप NaOH मिला रहे हो। अच्छा, अगर आप उसमें NaOH मिला रहे हो, इसका मतलब हुआ कि जो फ्लास्क है 25 ml जिसे निकालते, क्या वो अम्लीय होगा, तभी तो NaOH रिएक्ट करेगा। इसका मतलब कि जो आपने H2SO4 मिलाया था वो आधिक्य में था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खत्म होने के बाद कुछ बचा हुआ है। यानी NaOH के मिली तुल्यांक क्या होंगे, समझा। NaOH के मिली तुल्यांक बराबर होंगे H2SO4 के बचे मिली तुल्यांक के बराबर, ये देखो। और ये है आपका 100 ml 0.1 10, यानी H2SO4 के 10 मिली तुल्यांक बचे। मिलाए कितने थे हम, 40, 10 बचे, इसका मतलब 30 मिली तुल्यांक अभिक्रिया किए। तो 30 मिली तुल्यांक अभिक्रिया किससे किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि 25 ml में उपस्थित है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिली तुल्यांक बराबर 40 माइनस 10 बराबर 30। ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिली मोल आए 30/2। इनफैक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल बराबर आएगा कितना बेटा, 15
इंटू 10 की पावर -3, ये देखो मोल आए। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भार क्या आएगा, क्या आएगा बेटा 15 इंटू 10 की पावर -3, इसका इंटू इसका अणुभार 74। देखो क्लियर है, चेक करो। इतना ग्राम आया, ये देखो। अच्छा ये इतना ग्राम किस में आया, सैंपल का वेट कितना था 70 नहीं 35/4 ग्राम में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिशत शुद्धता होगी, देखो 15 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 74 डिवाइड बाई 35/4 इंटू 100%। क्या सॉल्व कर लीजिएगा, ये देखिए जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये है आपका बैक टाइट्रेशन। पहले बताओ समझ में आया, बैक टाइट्रेशन क्लियर हुआ, देख लीजिए भाई। तो ये जो है बैक टाइट्रेशन अपने को समझ में आया कि कैसे कैसे अपन बैक टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। बाकी अपन जो है अगली क्लास में टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।